एकादश वाणिज्यिक गणित के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। आंकड़ों के संग्रहण की विभिन्न विधियों, वैयक्तिक साक्षात्कार, डाकघर के माध्यम से आंकड़े इकट्ठा करना या टेलीफोनिक इंटरव्यू यानी कि टेलीफोन के माध्यम से साक्षात्कार, यह समस्त विधियों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अभी हमें ये जानना है कि प्रायोगिक सर्वेक्षण क्या होता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि प्रायोगिक सर्वेक्षण क्या है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रश्नावली जब आप तैयार कर चुके होते हैं तो यह सलाह दी जाती है कि एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लिया जाना चाहिए, जिसे हम प्रायोगिक सर्वेक्षण के रूप में या प्रश्नावली की पूर्व परीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में प्रायोगिक सर्वेक्षण बहुत सहायक होता है। ये प्रारंभिक अनुमान क्या है? आप जो भी सर्वेक्षण करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पहले से थोड़ा सा अनुमान लग जाए कि ये क्या चीज़ है। तो ऐसे में आपका प्रायोगिक सर्वेक्षण काफ़ी मदद करता है। यह प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण में भी सहायक होता है। दरअसल इसका आशय यह है कि आप छोटे लेवल पे थोड़ा सा प्रश्नावली जो आपने तैयार की है उसको ले करके आप जाते हैं कुछ लोगों के पास, और जब वहाँ से आपको प्रतिक्रिया मिलती है तो आप जान जाते हैं कि यह प्रश्नावली अपने उद्देश्य में कितना सफल होगी। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनको पता किया जा सके। किस में कमियां या त्रुटियां? प्रश्नावली में। तो इसके साथ ही प्रायोगिक सर्वेक्षण क्या करता है? प्रश्नों की उपयुक्तता, निर्देशों की स्पष्टता, सर्वेक्षक यानी कि जो गणनाकार हैं उनकी कार्यदक्षता, वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत और समय का अनुमान लगाने में भी सहायता करता है। समझिएगा ज़रा, जो प्रायोगिक सर्वेक्षण है उसमें प्रश्नों की उपयुक्तता यानी कि जो भी प्रश्नावली आपने तैयार की है उसमें प्रश्न कितने उपयुक्त हैं उस उद्देश्य के लिए जिसके पूर्ति के लिए आप यह सर्वेक्षण कर रहे हैं। निर्देशों की स्पष्टता, जो निर्देश हैं वह क्या स्पष्ट रूप से दिए जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है जिस व्यक्ति से डेटा आप लेने जा रहे हैं वह प्रश्नों के माध्यम से यह ही नहीं समझ पा रहा कि आप दरअसल उससे पूछना क्या चाहते हैं। सर्वेक्षक यानी कि जो व्यक्ति एन्यूमरेटर है, गणना करने गया है, वह कार्य में कितना दक्ष है, और वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत कितनी लगेगी, समय कितना लगेगा, इसका आप अनुमान लगा पाते हैं। मान लिया आप उत्तर प्रदेश जो एक बहुत बड़ा जनपद है, बहुत बड़ा राज्य है, इसके किसी एक जनपद से या उस जनपद की भी किसी एक तहसील से आप कोई सर्वेक्षण करना शुरू करते हैं, और फिर आप पूरे उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में कितनी तहसीलें हैं इसका अनुमान लगा करके आप जान सकते हैं एक तहसील के माध्यम से वहाँ एक जगह पे सर्वेक्षण करके कि पूरे उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में वो सर्वेक्षण करने में कितना समय और कितनी लागत लगेगी। ठीक है, तो संभवतः आप ये बात समझ गए होंगे। ये था आपका बेसिकली, इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं एक तो प्रायोगिक सर्वेक्षण, और दूसरा इसको अंग्रेजी में बोला जाता है पायलट सर्वे। क्या बोलते हैं? पायलट सर्वे। पायलट स्कीम आपने सुनी होगी। तो चलिए, खैर हम अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण, इसे हम बोलते हैं सेंसस। अब हमें पढ़ना है जनगणना तथा प्रतिदर्श सर्वेक्षण। तो इसमें जनगणना करनी हो या प्रतिदर्श सर्वेक्षण, दोनों को अगर हमें जानना है तो उनमें से सबसे पहले हम जनगणना को जानेंगे। इसका जो दूसरा नाम है वो पूर्ण गणना भी होता है, सेंसस या कंप्लीट इन्यूमरेशन। तो दो टॉपिक हैं, एक है जनगणना और दूसरा है प्रतिदर्श सर्वेक्षण। तो प्रतिदर्श सर्वेक्षण बाद में, पहले जनगणना। जनगणना को हम पूर्ण गणना भी बोलते हैं। तो वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल होते हैं उसे जनगणना या पूर्ण गणना की विधि कहते हैं। जैसे कुछ खास संस्थाएं हैं वो भारत की जनसंख्या के अध्ययन के रुचि रखती हों, तो उन्हें भारत के सभी शहरों, गांवों में सभी परिवारों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। इस विधि की प्रमुखता यह है कि इसके अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई को, व्यस्त माने माइक्रो, छोटी सी छोटी इकाई को सम्मिलित करना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कुछ इकाइयों को आप चुनें और कुछ को आप छोड़ दें। ठीक है, ऐसा किया जाना यहाँ संभव नहीं है। कुछ को चुने और कुछ को छोड़ दें, इस सिद्धांत पे आप यहाँ काम नहीं कर सकते।
संभवतः आपने भारत की जनगणना के बारे में तो सुना होगा। हर 10 साल में एक बार भारत में जनगणना की जाती है। इसमें होता क्या है कि घर घर जा कर के लोग जानकारी प्राप्त करते हैं और पूरे भारत के हर एक परिवार को इसमें सम्मिलित करते हैं। इसके अंतर्गत जन्म मृत्यु दर, साक्षरता, श्रमिक संख्या, आयु संभाविता और प्रत्याशित मृत्यु, यानी कि कितनी आयु हो सकती है भारत में औसत आयु, और प्रत्याशित मृत्यु का मतलब होता है मॉर्टल एक्सपेक्टेंसी। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति, इसे मॉर्टेलिटी भी बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड मॉर्टेलिटी। तो ये इसका आशय है कि औसत व्यक्ति कितने समय तक जीवित रह रहा है और औसत व्यक्ति की मृत्यु की उम्र क्या है। जनसंख्या के आकार एवं संरचना, इन समस्त से संबंधित जनसांख्यिकी आंकड़े जुटाए जाते हैं जनगणना में, और इसे भारत के महानिदेशक द्वारा संग्रहित और प्रकाशित किया जाता है। भारत में पिछली जनगणना जो हुई थी वो फरवरी 2001 में नहीं हुई, ये पुराना आंकड़ा है। 2011 में ये जनगणना हो चुकी है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि सेंसस का मतलब है पूर्ण गणना। जैसे आपका कोई क्लास है, एक क्लास है, तो आपके क्लास में अगर हमें पता करना हो कि बच्चों की औसत ऊंचाई कितनी है, हाइट, औसत ऊंचाई कितनी है, तो अगर मान लिया आपके क्लास में 40 बच्चे हैं, तो हमें अगर 40 बच्चों की औसत ऊंचाई ज्ञात करनी है तो प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई सबसे पहले ज्ञात करनी होगी। ठीक है, प्रत्येक छात्रा या छात्र की ऊंचाई ज्ञात करनी होगी और तत्पश्चात हमें उसका योग करके उनकी कुल संख्या से हमें डिवाइड करना होगा। तो हमें जो मिलेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे औसत। ठीक है, आप सभी ने औसत तो ये पढ़ा ही होगा। तो औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, है ना। तो ये एक सामान्य सी बात। ये विषय आपको ये बताता है कि आप पूरे का अध्ययन करेंगे। अगर इस क्लास को अगर आपको पता करना हो तो आप पूरे का अध्ययन करेंगे। अब हम बात करें थोड़ा सा, अगर सैंपल सर्वे की बात करें तो सैंपल सर्वे क्या करेगा, मैं इसे पढ़ूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर इसी क्लास के एग्जाम्पल में हमें 40 बच्चों का औसत ऊंचाई ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए मैंने आपसे अभी कहा था कि हम सभी बच्चों की ऊंचाई ज्ञात करके फिर उसे जोड़ेंगे और 40 से डिवाइड करेंगे। लेकिन सैंपल सर्वे में ये संभव है कि हम रैंडमली या कहीं से भी हम कोई 5 बच्चों की ऊंचाई ज्ञात कर लें, उनको हम पाँचों को आपस में जोड़ लें और उनको 5 से डिवाइड कर दें। तो फाइनली जो हमें मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, वह भी औसत होगा, लेकिन वह सैंपल का औसत होगा। सैंपल का मतलब पूरों में से कुछ हम कहीं से रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे 40 में से हमने 5 की हाइट केवल ले ली, तो इसे सैंपल बोलते हैं। घरों में खाना बनाते हैं, कभी आपने चावल बनाने शुरू किए हों और आपको ये पता करना हो कि चावल हुए कि नहीं, तो आप क्या करते हैं, कुकर में आपने गैस निकलने के बाद एक दो दाने हाथ में लेते हैं और मसल के देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि चावल पक गए कि नहीं पके। दरअसल यह सैंपल सर्वे है। तो थोड़ा सा हम जानते हैं सैंपल सर्वे क्या होता है। सैंपल सर्वे को हमें समझना है तो हम जरा सा ध्यान से समझें इसे। देखिए, सांख्यिकी में समष्टि शब्द का तात्पर्य क्या होता है, अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मदों और इकाइयों की समग्रता, यानी कि सबको शामिल करना। यानी कि समष्टि एक ऐसा समूह है जिस पर किसी अध्ययन के परिणाम लागू हो सकें। सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार किसी समष्टि के अंतर्गत सदैव ऐसी सभी व्यष्टि तथा इकाइयां मदें आती हैं। व्यष्टि का मतलब होता है माइक्रो, यानी कि छोटी छोटी इकाइयां। ऐसी सब एक समष्टि में बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आती हैं जिनमें कुछ विशेषताएं होती ही हैं। प्रतिदर्श चुनने में पहला कार्य समष्टि की पहचान करना है। यानी कि सैंपल जब आप चुन रहे हैं तो सैंपल के जरिए आप क्या करते हैं, पूरे समष्टि का, समष्टि माने पूरा, संपूर्ण, जो सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है, और प्रतिदर्श मतलब उसमें से एक दो इकाइयाँ लेना। तो जब मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, चावल के कुछ दाने हाथ में ले करके उंगलियों से मसल करके ये अंदाज़ा लगाना कि पूरे चावल पके हैं कि नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रतिदर्श के माध्यम से समष्टि की पहचान कर रहे हैं। तो एक बार जब समष्टि की पहचान हो जाए तो शोधकर्ता या सर्वेक्षक एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुन लेता है
समष्टि का अध्ययन करना बहुत कठिन है। कोई प्रतिदर्श जो होता है वह उस समष्टि के एक खंड तथा एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे सूचना प्राप्त हो जाती है। एक आदर्श प्रतिदर्श सामान्यतः समष्टि से छोटा ही होगा और अपेक्षाकृत कम लागत और कम समय में समष्टि के बारे में पर्याप्त सही सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। सूचनाएं बिल्कुल शुद्ध नहीं होंगी, लेकिन पर्याप्त रूप से शुद्ध होंगी, सही होंगी। ठीक है। तो अभी आपको जो बताया उसी को एक उदाहरण से अगर आप समझना चाहें कि मान लीजिए कि आप किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की औसत आय के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो गणना विधि के अनुसार आपको उस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति की आय का पता लगाने के बाद उनका कुल योग करके वहाँ के लोगों की संख्या से भाग दे करके तब वहाँ के लोगों की औसत आय पता हो सकेगी। इस विधि में एक तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा और दूसरा इसके लिए भारी मात्रा में आपको परिगणक यानी कि एनुमरेटर यानी वो लोग जो वहाँ पे जाएंगे ऐसी सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए उनकी भर्ती करनी पड़ेगी, जो कि बहुत खर्चीला है। तो इसका विकल्प क्या है कि आप उस क्षेत्र में कुछ व्यक्तियों का प्रतिदर्श चुन लें और उनकी आयु जान लें। चुने गए समूहों के व्यक्तियों की औसत आय जो होगी उसी को आप पूरे क्षेत्र के लोगों की औसत आय मान सकते हैं। उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दिया है कि एक सोच समस्या ली कि मणिपुर राज्य के चूराचांद जिले के कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना है। तो समष्टि क्या है? चूराचांदपुर जिला, उसके जिले के समस्त कृषि श्रमिक, और प्रतिदर्श क्या लिया? चूराचांद जिले के 10% कृषि श्रमिक ले लिए। तो इस तरह से केवल 10% श्रमिकों के पास जाना पड़ेगा, उनकी सूचनाएं लेनी पड़ेगी और वह 10% जो हम चुनेंगे वह प्रतिदर्श सर्वेक्षण होंगे। ठीक है, किसके? पूरे का। समष्टि क्या है? पूरे के पूरे कृषक, और यहाँ पे जो आपका सैंपल है वो क्या है? प्रतिदर्श क्या है? 10% उनमें से। तो इससे क्या होगा? कम खर्चा आएगा, अल्प समय में पर्याप्त रूप से, 100% नहीं लेकिन पर्याप्त रूप से विश्वसनीय और सही सूचनाएं आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। तो प्रतिदर्श चूंकि समष्टि से छोटा होता है अतः सघन पूछताछ के द्वारा अधिक विस्तृत सूचनाएं संग्रहित की जा सकती हैं। इसके लिए परिगणकों की छोटी टोली की ज़रूरत होती है, जिन्हें आसानी से ट्रेंड भी किया जा सकता है और उनके कार्य की निगरानी भी की जा सकती है। अब प्रश्न यह है कि अगर प्रतिदर्श चयन हमें करना ही है तो हम कैसे करें? तो प्रतिदर्श चयन के दो तरीके हैं। एक तो यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब होता है रैंडमली, और अयादृच्छिक यानी कि जो रैंडमली ना हो। रैंडमली का मतलब है कि जैसे हमें एक कक्षा से 5 बच्चे चुनने हैं, तो हमने कहीं से भी रैंडमली हमने बोल दिया कि 11, 21 और 31 आ जाएं, तो हमें नहीं पता कि 11, 21, 31 में कौन बच्चा, अगर हम 10-10 के डिफरेंस पे ले रहे हैं तो अगर 11 को हम जानते भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि 21 और 31 वो हमारे फेवरेट हों। तो इस तरह से हम जो सैंपल लेते हैं इसे क्या बोलेंगे? यादृच्छिक। ठीक है। और अगर हम चुन चुन करके कि हमने कहा कि 7 नंबर, 11 नंबर और 13 नंबर आ जाएं, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि ये 7 के 13 नंबर अनुक्रमांक वाले बच्चे कौन और कैसे हैं, तो हो सकता है कि हम बेहतर और या ख़राब प्रदर्शन करने वाले बच्चों को जानबूझ के चुन रहे हों, उसे अयादृच्छिक प्रतिदर्श बोलते हैं। तो फिलहाल यादृच्छिक और अयादृच्छिक को एक बार इन्होंने आगे समझाया है, इसे भी जल्दी से सुन लें। यादृच्छिक प्रतिचयन वह जो होता है जहाँ समष्टि प्रतिदर्श समूह में व्यक्तिगत इकाइयों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यानी कि पूरा जो समष्टि यानी सब बहुत बड़ा जो समूह है उसमें से हम कुछ इकाइयों को सूक्ष्म रूप से, व्यक्तिगत यानी सूक्ष्म इकाइयों को हम चुनते हैं। और कैसे चुनते हैं? रैंडमली। मतलब मान लेते हैं कि सरकार है, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले परिवारों के बजट पर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों की वृद्धि के प्रभाव को जांचनी चाहती है, तो इसके लिए 30% परिवारों का प्रतिनिधिक प्रतिदर्श ज्ञात करके उनका अध्ययन किया जा सकता है। इसके चुनाव के लिए आपको उस क्षेत्र के सभी 300 परिवारों के नाम पर्चियों पर लिखे होंगे। उन पर्चियों को पूरी तरह से आपस में मिला दिया जाएगा। इसके बाद उनमें से साक्षात्कार के लिए बारी बारी से 30 पर्चियाँ निकाल ली जाएंगी। तो 300 में से 30 यानी कि कितना हो गया? 300 में से 30 यानी कि 10% हो गया। ठीक है। तो 30 परिवार चुन लिया आपने 300 में से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? यादृच्छिक प्रतिचयन। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि यादृच्छिक प्रतिचयन में प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना पर्याप्त होती है और चुना गया व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसे कि नहीं चुना गया व्यक्ति। ठीक है। तो उदाहरण वगैरह अब आप इसमें से मुझे लगता है समझ पाए होंगे निश्चित रूप से। ठीक है। इसमें विभिन्न तरीके होते हैं। एक तो यादृच्छिक गणना की सारणी होती हैं।
ठीक है, उनका उपयोग किया जा सकता है। ये यहाँ पे सारणियाँ बनाई गई हैं कुछ उदाहरण से, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसे, कैसे इनका उपयोग और कब किया जाए ये बताया गया है। तो इसे एक बार पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बता देंगे। मेहनत करिएगा पढ़ने के लिए, समझने के लिए। उदाहरण बहुत आसान है, समझा के समझाया गया है, बिल्कुल आएगा समझ में। अयादृच्छिक पदचयन क्या होगा? जब आपको किसी क्षेत्र के 100 परिवारों में से 10 को चुनना हो और आपको यह तय करना हो कि आप किन परिवारों को चुनेंगे और किन्हें छोड़ेंगे, तो आप ऐसे घरों को चुन सकते हैं जो आपके लिए सुविधाजनक हों, या फिर अपने मित्र और परिचितों को आप चुन सकते हैं। इस मामले में आप 10 परिवारों को चुनने के लिए अपने निर्णय या पूर्वाग्रहों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी आपने क्या देखा कि कभी दीपावली होती है या होली होती है, दिवाली या होली या करवा चौथ या ईद, ये जितने भी पर्व होते हैं, आपने कभी देखा है कि जब कोई भी पत्रकार किसी परिवार का अगर कोई फोटो छापता है तो वो फोटो कुछ खास परिवारों के क्यों होते हैं? देखिए, होली, दिवाली, ईद, करवा चौथ तो सारे लोगों ने लखीमपुर में मनाया, लेकिन कुछ फ़ोटो किसी ख़ास अपने दोस्त के परिवार के या किसी बड़े व्यापारी के परिवार के ही छापते हैं पत्रकार। उसका कारण क्या है? कि वह उनके संपर्क में हैं और वह अपनी पसंद के लोगों को चुन सकते हैं। इसको अयादृच्छिक बोलते हैं, यानी कि जब इसमें आप किसी एक व्यक्ति को अपने पूर्वाग्रह या पसंद के आधार पर चुनते हैं तो बाकियों के चुने जाने की समान संभावना नहीं रहती। ठीक है, तो संभावनाएं समान नहीं रहती हैं, बस इतना है इसमें। मुझे लगता है कि आप समझ